याद कीजिए, मैंने आपको कल ही बताया था कि जब 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध की राजधानी या मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन करवाया गया, तो आप जानते हैं कि इस प्रथम जैन महासंगीति में ही जो जैनिज्म था, जो जैन धर्म था, वो दो समुदायों में, दो कम्युनिटीज में विभाजित हुआ। एक कहलाए श्वेतांबर जैन और एक कहलाए दिगंबर जैन। श्वेतांबरों के संस्थापक स्थूलभद्र हुए और भद्रबाहुओं के द्वारा स्थापना की गई दिगंबरों की, क्योंकि भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक के एक सुरक्षित स्थान पर चले गए थे जिसका नाम था श्रवण बेलगोला, और क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य खुद भद्रबाहु का ही अनुयायी था, खुद भद्रबाहु का ही शिष्य था, इसीलिए साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी कहां चला गया, श्रवण बेलगोला चला गया, और उसने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपा और वहीं जाकर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, तो उसी समय हम जानते हैं कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में ही संलेखन या संथारा करने के कारण डेथ हुई किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य के। और आप सब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की ही बाद बिंदुसार ही क्या कहलाया, मगध का शासक कहलाया, मगध का रूलर कहलाया। और ध्यान रखेंगे बिंदुसार के ही कुछ अन्य नाम भी हैं। भाई इसके बारे में भी जो जानकारी है वो हमें ज्यादातर रिसोर्सेज से मिली है। बिंदुसार के ही कुछ अन्य नाम भी हैं। भाई इसके बारे में भी जो जानकारी है वो हमें ज्यादातर लिटरेरी सोर्सेज से मिली है, और लिटरेरी सोर्सेज में कुछ ग्रंथों से ही मिली है। बौद्ध ग्रंथ, कुछ जैन ग्रंथ, कुछ पुराण, इनसे या फिर जो दिव्य वदान है या जो दिव्य वादन है वहां से हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, बिंदुसार के बारे में। और बिंदुसार के बारे में ही हमें ये जानकारी मिलती है कि बिंदुसार को ही क्या कहा जाता। अमित्र घात का मतलब क्या है? भाई मित्र का मतलब है दोस्त, तो अमित्र का मतलब हुआ दुश्मन। दुश्मनों का नाश करने वाला, दुश्मनों का अंत करने वाला ही क्या कहलाता है, अमित्र घात कहलाता है। इसीलिए बिंदुसार को ही ध्यान रखेंगे क्या कहा गया है, अमित्र घात कहा गया है। और इसके अलावा इसी को भद्रसार और बारीसार भी कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की ही एक पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था दुर्धरा। ध्यान रखेंगे उसी दुर्धरा से ही पैदा हुआ था बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक बना। भाई आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दो ग्रीक राइटर्स, दो यूनानी लेखक रहा करते थे, प्लूटार्क और जस्टिन। तो आप जानते हैं कि प्लूटार्क और जस्टिन में जो जस्टिन था वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा भी था, क्योंकि मैंने बताया कि जब सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की संधि हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की ही पुत्री के साथ विवाह कर लिया जिसका नाम हेलेना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना से ही जन्म हुआ किसका, जस्टिन का, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र भी था और उसके दरबार में लेखक भी था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की ही एक और पत्नी जिसका नाम दुर्धरा था, उसी से जन्म हुआ था बिंदुसार का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक बना। लेकिन जैन ग्रंथों और पुराणों में भी ये कहा गया है कि बिंदुसार हैड 16 वाइफ्स, बिंदुसार की 16 पत्नियां थी, जिसमें इसकी सबसे प्रसिद्ध और यातिस अशोक के लिए कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाकर ही मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। और जब अशोक मौर्य वंश का अगला शासक बनेगा या अगला शासन बना था, तो ध्यान रखेंगे सर क्या अशोक का नाम उसके बचपन से ही अशोक था? आपको क्या लगता है कि अशोक और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे?
अरे मेरे भाई, अशोक का नाम, इस महान शासक का नाम अशोक था, ये हमें 1837 तक तो पता ही नहीं था। मतलब 1837 का मतलब जब तक जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को नहीं पढ़ा था, जब तक जेम्स प्रिंसेप को ब्राह्मी लिपि पढ़नी नहीं आई थी, तब तक तो हमें शासक का नाम ही नहीं पता था मेरे भाई। अब आप खुद सोचिए कि 1837 तक तो हमें इसका नाम भी नहीं पता था। अब आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि सर इसके बचपन का नाम बताइए जो उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ था, या जो उसकी 10वीं की सनद में लिखा हुआ था। यही जानना चाह रहे हैं आप कि जब इसने 10वीं क्लास करी थी तो उसमें उसको सनद भी मिली होगी। तो उस सनद में क्या नाम लिखा हुआ था मेरे भाई? आप पता है ना हम कितने पुरानी बात कर रहे हैं। हम इतनी पुरानी बात कर रहे हैं जहां के हमारे पास सोर्सेज हैं। यही गनीमत है, यही बड़ी बात है। तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाकर ही मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। लेकिन ध्यान रखेंगे, हमें ये जानकारी मिलती है विभिन्न स्रोतों से कि इसने अपने एक भाई की हत्या नहीं की थी जिसका नाम तिस्सा था या तिस्स था। और ध्यान रखेंगे, अशोक के शासनकाल में ये जो तिस्स था इसने शासन किया था कहां पर? सिंघल पर। और आप जानते हैं सिंघल का मतलब क्या है? श्रीलंका। मैंने आपको मैथमेटिक्स की पहले जरूरत है। सर तिस्सा को क्यों नहीं मारा रुचि जी? ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि जो तिस्सा था वो इसका सगा भाई था, यानी कि वो भी सुभद्रांगी या धर्मा का ही पुत्र था। हो सकता है शायद इसलिए ना मारा हो। इसने अपने बड़े पुत्र को नियुक्त किया था जिसका नाम था सुसीम। अब इसने जो 16 प्रदेश विजय किए थे, ऐसा कहा जाता है कि इन 16 प्रदेशों को विजय करने में इसकी मदद ही करने वाला कौन था? चाणक्य। क्योंकि चाणक्य ही हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री हुआ करता था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार ने अपने शासनकाल में तक्षशिला का राज्यपाल सुसीम को बनाया था और अवंती या उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था अशोक। लिखेंगे अ रिवोल्ट वॉज हैपेंड इन तक्षशिला। इसके शासनकाल में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ। लिख लीजिएगा, अ रिवोल्ट वॉज हेल्ड और अ रिवोल्ट वॉज हैपेंड इन तक्षशिला। तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ। और ध्यान रखेंगे, जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो आपसे पूछेंगे कि बताइए तक्षशिला के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले किसे भेजा था और फिर दूसरी बार किसे भेजा था? तो सबसे पहले बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए भेजा सुसीम को। भाई क्योंकि सुसीम उस समय तक्षशिला का राज्यपाल था, लेकिन सुसीम से वो विद्रोह नियंत्रित नहीं हो सका। इसीलिए फिर बिंदुसार ने दूसरी बार उज्जैन से बुलाया किसे? अशोक को। और अशोक के द्वारा ही तक्षशिला का विद्रोह नियंत्रित करवाया गया। तो लिखेंगे टू कंट्रोल दैट रिवोल्ट, टू कंट्रोल दैट रिवोल्ट एक मदिरा, एक मदिरा, एक सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। तो सीरिया के शासक ने मदिरा और अंजीर तो भिजवा दी थी, लेकिन दार्शनिक को देने से मना कर दिया था और कहा था कि सीरिया दार्शनिकों का व्यापार नहीं करता है। ऐसा पता चलता है बिंदुसार के बारे में। और दूसरा एम्बेसडर था, लिखेंगे डायोनिसस। तो महादेवी से ही अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। आपसे पूछेंगे कि बताइए अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका या सिंघल किसे भेजा था? तो कौन गए थे? महेंद्र और संघमित्रा। लिखेंगे अशोका सेंट बोथ ऑफ देम, अशोका सेंट बोथ ऑफ देम टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन श्रीलंका।
लिखेंगे अशोक ने इन्हीं दोनों को या महेंद्र और संघमित्रा को ही बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। दूसरी पत्नी लिखिए कारुवाकी। दूसरी पत्नी कारुवाकी या यही क्या कहलाती है कौरवकी। एंड शी वॉज प्रिंसेस ऑफ कलिंग। लिखेंगे ये कलिंग की राजकुमारी थी। भाई जो आज ओडिशा है हम सब जानते हैं वही प्राचीन काल में क्या कहलाता था, कलिंग कहलाता था। और कलिंग की ही राजकुमारी हुआ करती थी कारुवाकी, जिससे अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद विवाह किया था। और आधे इतिहासकारों का यह कहना है कि यही तीवर की मां हुआ करती थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि अशोक की एक और पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती। तो यहां पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है। आधे इतिहासकार ये मानते हैं कि कारुवाकी से ही अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल का जन्म हुआ था, क्योंकि अशोक के बाद अगला शासक ही कौन बना था, कुणाल बना था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत है कि अशोक की पद्मावती नामक भी एक पत्नी हुआ करती थी और इसी से अशोक के पुत्र कुणाल का जन्म हुआ था। और यही कुणाल आगे चलकर अशोक का उत्तराधिकारी बना था, मतलब अशोक के बाद मौर्य वंश का अगला शासक बना था। लेकिन ध्यान रखेंगे रुमनदेई अभिलेख से, कल ही आपको लिखवाया था, लेकिन ध्यान रखेंगे रुमनदेई अभिलेख से ही हमें अशोक की एक और पुत्री का नाम पता चलता है जिसका नाम था चारुमती। और ऐसा रुमनदेई अभिलेख से हमें यह जानकारी मिली है। और रुमनदेई अभिलेख में लिखा है कि जब अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, तो उस लुम्बिनी की यात्रा में इसकी पुत्री चारुमती भी इसके साथ थी। ये जानकारी हमें मिलती है कहां से, रुमनदेई अभिलेख से। अशोक ने अपने शासनकाल में एकमात्र युद्ध लड़ा, या सिर्फ एक ही युद्ध लड़ा, जो इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक माना जाता है, और हम जानते हैं कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध, जो अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष लड़ा था। 8वें वर्ष का मतलब है, लिखेंगे 261 बीसी, 261 ईसा पूर्व में। टू 261 बीसी या 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा है और ऐसा कहा है कि जो कलिंग था वो अपने हाथियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। दैट वॉज फेमस फॉर इट्स एलिफेंट्स।
और हमें ऐतिहासिक स्रोतों से ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने कलिंग से कुछ हाथियों की मांग की थी और हाथियों को प्राप्त करने के ही लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, क्योंकि कलिंग के शासक ने हाथी देने से मना कर दिया था। आपसे पूछेंगे कलिंग युद्ध के समय कलिंग की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो हम सब जानते हैं कलिंग की राजधानी तोशाली या तोसली हुआ करती थी। उस समय कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तोसली। आपसे पूछेंगे व्हाट वाज द रीजन ऑफ कलिंग वॉर? तो अशोका अटैक्ड कलिंग टू गेट एलिफेंट्स। ऐसा माना जाता है कि हाथी प्राप्ति के लिए ही अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला सवाल आपसे पूछेंगे ड्यूरिंग द कलिंग वॉर हु वॉज द रूलर ऑफ कलिंग? कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक कौन था? तो ध्यान रखेंगे कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक था नंदराज। कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक था नंदराज। और कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक नंदराज था। ध्यान रखेंगे इस बारे में जानकारी का सोर्स भी एक क्या है? अभिलेख, जो कहलाता है एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन। जो कहलाता है हाथी गुफा अभिलेख। और ध्यान रखेंगे ये हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया था किसने? खारवेल नाम के शासक ने। इसे खारवेल नामक शासक के द्वारा लिखवाया गया था। हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चेदी डायनेस्टी, जो चेदी वंश का सबसे महान शासक था। तो एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन से ही हमें ये जानकारी मिली है कि कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक हुआ करता था नंदराज। तो ध्यान रखेंगे अभिलेख खारवेल का है। कई बार पूछते हैं बताइए कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक कौन था? ऑप्शन में नंदराज भी दे देंगे और खारवेल भी दे देंगे, हम कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे खारवेल ने अभिलेख लिखवाया था, खारवेल का अभिलेख था, लेकिन उस समय शासक कौन माना जाता है? नंदराज माना जाता है। लिखेंगे आफ्टर कलिंग वॉर, कलिंग युद्ध के बाद अशोका बिकेम अ बुद्धिस्ट। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। आफ्टर कलिंग वॉर अशोका बिकेम अ बुद्धिस्ट। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। और ध्यान रखेंगे ऐसा माना जाता है कि अशोक का धर्म परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? लिखेंगे मोगली पुत्ततिस के द्वारा। वही मोगली पुत्ततिस जिन्होंने तीसरी बौद्ध महासंगीति की अध्यक्षता भी की थी। और यदि आपसे पूछे अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसके द्वारा दी गई? तो ध्यान रखेंगे उपगुप्त के द्वारा। उपगुप्त के ही प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ये बुद्धिस्ट बन गया था।
और हम सब जानते हैं बौद्ध धर्म अपनाकर इसने हमेशा के लिए हिंसा त्याग दी, हमेशा के लिए इसने हथियार डाल दिए और फिर ये चल पड़ा धर्म की राह पर। शासनकाल के 10वें वर्ष इसने बोध गया की यात्रा की। और हम सब जानते हैं बोध गया में ही बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शासनकाल के 20वें वर्ष ही विजिटेड लुम्बिनी, इसने लुम्बिनी की यात्रा की, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और हम सब जानते हैं कि अशोक ने ही अपने शासनकाल में लगभग 251 ईसा पूर्व में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। अशोक ने ही अपने शासनकाल में तीसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। और हम सब जानते हैं अशोक के ही द्वारा बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा गया था, जो था अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस के द्वारा की गई थी, जिसमें अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुकों की जीवनियां लिखी थी। इसके अलावा ध्यान रखेंगे अशोक ने ही अपने शासनकाल में श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। अशोक के ही द्वारा बसाया गया था श्रीनगर। और मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं कि इसके प्रथम शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि इसी ने अपने शासनकाल में पशु बलि को प्रतिबंधित किया था। और भारत के इतिहास में ध्यान रखेंगे, भारत के इतिहास में सबसे पहले नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराने वाला भी कौन माना जाता है? अशोक ही माना जाता है। इसी ने सबसे पहले भारत के इतिहास में निर्माण करवाया था राष्ट्रीय उद्यानों का या नेशनल पार्क्स का। अशोक का उत्तराधिकारी इसका पुत्र कुणाल हुआ और कुणाल के बाद इसका पौत्र, इसका पोता, जिसका नाम था दशरथ। लेकिन आपको याद रखना है, आपसे पूछेंगे कि बताइए हु वॉज लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर या मौर्य डायनेस्टी, तो आप जानते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ। सर क्या उपगुप्त सुशील का पुत्र था? भाई देखो, आधे ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी, और आधे ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा सुसीम के पुत्र ने दी थी, जिसका नाम निग्रोध था। तो जो सुसीम के पुत्र की आप बात कर रहे हैं, ही वॉज निग्रोध, जिसने इसको बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी थी, ऐसा माना जाता है। वो केवल 4 साल का था, 4 वर्षीय था, उसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी थी। तो उपगुप्त भी मिल सकता है ऑप्शन में, उपगुप्त नहीं मिलेगा तो निग्रोध भी मिल सकता है भाई। तो निग्रोध को माना गया है सुसीम का पुत्र, उपगुप्त को एक बौद्ध भिक्षुक माना गया है। इसी बृहद्रथ का ही एक सेनापति हुआ करता था, जो कि एक ब्राह्मण था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो आप जानते हैं उसी ने बृहद्रथ की हत्या करके भारत के सबसे पहले ब्राह्मण वंश की स्थापना की, और 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ और स्थापना हुई शुंग वंश की या शुंगा डायनेस्टी की, जहां से शुरू होता है पोस्ट मौर्यन पीरियड या मौर्योत्तर काल। चलिए आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे और बात करेंगे मौर्योत्तर काल या पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।